नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन थेरेपी। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा कक्षा 7 का, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। तो इस कक्षा का हम पाठ 13 पढ़ेंगे, यानी कक्षा 7 का पाठ 13 आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक, तो शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए, इकाई 13 भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। देखते हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है भोजन की आवश्यकता, भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता। यहाँ परिरक्षण का मतलब होता है कि भोजन को कई दिनों तक सही सलामत रखना। सही सलामत का मतलब कि भोजन खराब ना हो, बेकार ना हो, मतलब वो खाने योग्य रहे, उसकी पौष्टिकता बरकरार रहे। तो उसको हम कई दिनों तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं परिरक्षण। तो उसके कई तरीके हैं, उसके बारे में जानेंगे। चलिए, अगला बिंदु देखते हैं, भोजन का खराब होना। भोजन खराब क्यों हो जाता है, यानी वो खाने लायक क्यों नहीं रह जाता, उसके पोषक तत्व क्यों नष्ट हो जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। रोडेंट, कीट पतंगों, बैक्टीरिया से बचाव। इनसे हम बचाव कैसे करेंगे अपने भोजन का। रोडेंट रोडेंट मतलब होता है चूहों, जो चूहे होते हैं उनका रोडेंट भी कहते हैं। तो इन सब से हम अपने भोजन का बचाव कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। चलिए, अगला देखते हैं परिरक्षण की विधियाँ। तो भोजन को संरक्षित करने की जो कई विधियाँ हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं, उनके बारे में जानेंगे। अगला, दूषित भोजन से होने वाले रोग। अगर हम दूषित भोजन करेंगे, दूषित जल पिएंगे, तो उससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। संचारी, असंचारी रोग, संक्रामक रोग एवं महामारी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन शब्दों का मतलब क्या होता है। तो यहाँ संचारी का मतलब है जो रोग किसी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर पहुंच जाए, ठीक, दूसरे जीव के अंदर पहुंच जाए, उसे संचारी रोग कहते हैं। या अब संचारी रोग का मतलब किसी ना किसी माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। असंचारी रोग, ठीक, असंचारी रोग में होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर या जीव के अंदर कुछ कमी है, जैसे क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर कैल्शियम की कमी है, तो अगर कैल्शियम की कमी है यानी उसकी हड्डियां अच्छे से विकास नहीं करेंगी, उसकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, ठीक। तो ये क्या है, असंचारी रोग, यानी किसी के शरीर में किसी चीज़ की या किसी पौष्टिक तत्व की या किसी विटामिन की कमी के कारण जो बीमारियां आती हैं, उसे असंचारी रोग कहते हैं। संक्रामक रोग, देखिए संचारी रोग को ही संक्रामक रोग भी कहते हैं, ठीक। जो संचारी रोग होते हैं इन्हीं को हम संक्रामक रोग कहते हैं, इन्हीं से ही संक्रामक रोग फैलते हैं। महामारी, महामारी क्या चीज़ होती है। अब आज के समय में सबसे लेटेस्ट महामारी कौन सी है, कोरोना वायरस, ठीक। तो आप इससे समझ सकते हैं, जब कोई बीमारी एक बहुत बड़े क्षेत्र में या बहुत बड़े स्तर पे फैल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, महामारी का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे आज के समय में क्या फैला हुआ है, आज के समय में फैला है कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, ठीक है। चलिए, आज के समय में कोविड-19 से हमको बचाव भी करना है, क्योंकि ये महामारी आप जानते ही हैं, पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया है इसने, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था रुक गई है। तो अब धीरे-धीरे पटरी पे आ रही है सारी अर्थव्यवस्थाएँ, लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको बचाव करना है। तो इससे हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, ठीक? आप काम करिए, हर तरह के काम करिए, लेकिन पूरी सतर्कता बरत के। चलिए, तो शुरू करते हैं इस पाठ को अब, और विस्तार से जानते हैं हर बातों को। चलिए, भोजन की आवश्यकता। हमको भोजन की आवश्यकता क्यों है? हम सभी को पता है, हम भोजन अगर नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, यानी हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, और अगर ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो हमारा शरीर क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर हो जाएगा तो हम फिर कार्य नहीं कर पाएँगे, ठीक? और अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो हमारा शरीर धीरे-धीरे रोगग्रस्त हो जाएगा, ठीक? तो भोजन की आवश्यकता क्यों है? ताकि हमारा शरीर
ऊर्जा को बरकरार रख सकें, हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे और हम कार्यों को कर सकें। अब भोजन, भोजन से यहाँ मतलब क्या होता है? भोजन का मतलब कुछ भी हम नहीं कह सकते। भोजन का मतलब होता है, देखिए, भोजन हम किस चीज़ को कहते हैं? भोजन यहाँ हम कहते हैं, यहाँ स्वादानुसार का मतलब नहीं है भोजन। भोजन का मतलब होता है जो सुपाच्य पोषक तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं, उन्हीं को हम भोजन कहते हैं, जिनसे हमें पौष्टिकता मिले, पोषण मिले, ठीक? अब अगर हम खराब खाना खाएँगे, खराब का मतलब यहाँ से जो ऐसा भोजन करें जिसमें पौष्टिक चीज़ें नहीं होंगी, नहीं होती, तो उससे क्या होगा? अगर हम पौष्टिक चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, तो हमारा शरीर अच्छे से विकास नहीं करेगा, ठीक? हमें हमारे शरीर में खनिज और विटामिन्स की कमी होगी, तो उससे क्या होगा? हमारा शरीर धीरे-धीरे रोगग्रस्त होता जाएगा, ठीक? इसलिए हमें स्वादानुसार भोजन नहीं करना चाहिए, स्वादानुसार करिए, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखिए कि इसमें पोषक तत्व क्या हैं? क्या हम हमारे शरीर को किन-किन पोषक तत्वों की ज़रूरत है? कोशिश यही किया करिए कि वही भोजन हम करें, ठीक है? चलिए, अब आपने देखा भी होगा कि भोजन अक्सर कई दिनों तक अगर रखा रहता है, तो वो खराब भी हो जाता है, ठीक? खराब हो जाता है, क्यों? खराब होने के कई कारण होते हैं, ख़ास तौर से क्या होता है, गर्मी में जब तापमान अधिक हो जाता है, गर्मियों के मौसम में अक्सर भोजन जल्दी खराब होते हैं, ठंडियों की अपेक्षा गर्मियों में भोजन जल्दी खराब होते हैं। अब क्या होता है, तापमान अधिक हो जाता है, जब तापमान अधिक हो गया तो उसमें जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो जल्दी पनपते हैं, यानी जल्दी जल्दी पैदा होते हैं उस भोजन में, और यही कारण है कि वो भोजन फिर जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है? तो आगे देखते हैं अब। ऐसे ही जो फल काट के हम खाते हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि फलों को जब काटा जाए तो उसको तुरंत आप खा लीजिए, क्योंकि अगर काट के हम फलों को रखेंगे तो वो फल धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया या जिसे हम जीवाणु कहते हैं वो पनपने लगेंगे, और जब वो जीवाणु पनपने लगेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत से जीवाणु ऐसे ही हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। बहुत गिने चुने कुछ ही जीवाणु ऐसे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वरना लगभग ज़्यादातर जीवाणु हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपने देखा होगा कि हम जब सेब को काटते हैं, सेब को काट के अगर कुछ देर रख दें तो उसका रंग बदल जाता है। जिस वक़्त हम उसे काटते हैं उस वक़्त उसका उसका रंग कुछ अलग होता है, और कुछ देर रखने के बाद, आधे घंटे 15 मिनट रखने के बाद उसका रंग बदल जाता है। तो इसका मतलब कि उसमें जीवाणु पनपना शुरू हो गए हैं। तो अगर इनकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो वो फल हम अगर खा लेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, ठीक है? अब डिब्बा भोज्य पदार्थ है। ऐसे आपने देखा होगा कि डिब्बा डिब्बा बंद रसगुल्ला आता है, डिब्बा बंद मशरूम आता है। सुना भी होगा, देखा भी होगा आप लोगों ने। तो वो डिब्बा सील पैक तो होता है, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा होती है। कुछ समय सीमा इसीलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर सामानों पे, अधिकतर जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, किस तारीख को वो बना है, और एक्सपायरी डेट कि किस तारीख तक या किस दिन तक वो अच्छे से खाया जा सकता है, ठीक है? दवाइयों पे होता है, खाने वाले खाद्य पदार्थों पे होता है। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, लगभग लगभग क्या, हर खाद्य पदार्थ पे आपको एक्सपायरी डेट मिल जाएगी, जो हमें बाज़ार में डिब्बे या पैकेट में मिलती है, ठीक है? तो इसलिए डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ जो होते हैं, उनकी भी समय सीमा होती है, उनको भी हमें देख के ही खरीदना चाहिए, और एक्सपायरी डेट देख कर ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब हम डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ रखते कैसे हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानते हैं। कि आखिर उनको डिब्बा बंद जब हम सील पैक कर देते हैं, तो वो कैसे 2-3 दिनों या 4 दिनों तक या कुछ दिनों तक चल जाते हैं। जबकि हम घर में वही भोजन बर्तन में ढक के रखते हैं तो वो खराब हो जाता है, 3 2 1 ही 2 दिन में खराब हो जाता है, ठीक? तो ये जानेंगे। इसी चीज़ को हम कहते हैं परिरक्षण, ठीक है? भोजन को एकदम संरक्षित कुछ दिनों तक रखना ही परिरक्षण कहलाता है। चलिए, अब देखते हैं भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता। देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिदिन ताज़ा भोजन खाना स्वास्थ्यवर्धक होता है। ताज़ा भोजन इसीलिए लोग, हमारे बड़े-बुजुर्ग कहते हैं, सभी कहते हैं कि हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए, जिससे हमें पौष्टिक तत्व अच्छे से मिले, उसमें बैक्टीरिया रहित खाना ही हम खाएँ, ठीक? जिसमें बैक्टीरिया ना हो वही भोजन खाएँगे तो हमारा
स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने की आजकल अनेक विधियां प्रचलित हैं। ये विधियां परिरक्षण कहलाती हैं, यानी भोज्य पदार्थों को ताज़ा बनाए रखने के लिए जो विधियों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही परिरक्षण कहते हैं, यानी परिरक्षण विधियां कहते हैं उन्हें। परिरक्षण विधियों के द्वारा भोज्य पदार्थ को वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाया जा सकता है। अब जब सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया जब का संक्रमण उस भोज्य पदार्थ में नहीं होगा तो वो उतने दिन संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थों को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपायों को भोज्य पदार्थ का परिरक्षण कहा जाता है। तो परिरक्षण क्या है? भोज्य पदार्थों का या भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखना ही परिरक्षण कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। भोजन का खराब होना। भोजन खराब होना क्या चीज़ है? भोजन का खराब होने से क्या मतलब है? देखिए, मुख्यतः भोजन के रंग, रूप, आकार व स्वाद में अंतर आने से यदि वह खाने योग्य नहीं रह जाता। खाने योग्य नहीं रह जाता मतलब अगर हम बाई चांस उसे खा लेते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए, उससे हमें पोषण ना मिले। ठीक, वो खाना दूषित है, विषैला है, विषाक्त है। ठीक है, पॉइजन युक्त है। जब बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएंगे तो वो क्या होगा? खाना पॉइजनस हो जाएगा, यानी विषाक्त हो जाएगा। ठीक है, तो वह भोजन खराब व दूषित कहलाता है। ऐसा भोजन शरीर के विभिन्न रोगों तथा कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। ऐसा होता है ना, आपने कहीं कहीं सुना भी होगा कि उसने बहुत लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाता है। कहते हैं लोग फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब जो भोजन उसने किया है वो भोजन उसके हिसाब से सही नहीं था, खाने योग्य नहीं था, इसीलिए उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, उसी को कहते हैं खराब भोजन या भोजन का खराब होना। अब भोज्य पदार्थों का खराब करने वाले मुख्य कारक किनके कारण, ये कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके कारण भोज्य पदार्थ खराब होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, भोज्य पदार्थ मुख्यतः जीवाणु, जीवाणु मतलब इसी को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया भी, यीस्ट, फफूंद या फंगस, ठीक, आदि सूक्ष्म जीवों के कारण संक्रमित होते हैं। तो कौन कौन से जीव हो गए? जीवाणु, यीस्ट, फफूंद या कवक, फफूंद को कवक भी कहते हैं। ठीक, तो सूक्ष्म जीवों के कारण संक्रमित होते हैं, यानी इन्हीं के कारण भोजन खराब होते हैं। कीटों से भी भोज्य पदार्थ संक्रमित होते हैं। कीट मतलब जो हमारे अनाज होते हैं, चावल, गेहूँ, इनमें क्या होता है? पाई लग जाती है, घुन लग जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है? कीट हैं। खेतों में ऐसे बहुत प्रकार के कीट होते हैं जो हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, आखिर वो भोजन ही तो है। गेहूँ क्या है? गेहूँ को ही तो हम भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो कीट उसे खा जाते हैं। यहाँ कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया है, तो यहाँ हम इन सूक्ष्म जीवों के बारे में जानते हैं, ये होते क्या हैं। ठीक है, चलिए चलिए पहले देखते हैं कवक। कवक को हम क्या कहते हैं? कवक को हम फंगस भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, बहुत दिनों तक रखी हुई पावरोटी में सफ़ेद सफ़ेद रुई जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। आपने देखा होगा पावरोटी या ब्रेड जो होता है, उसमें अगर कई दिनों तक वो रखा रह जाता है तो क्या होता है? उसमें सफ़ेद सफ़ेद जाले जैसी संरचना दिखाई देती है। इसी को हम कहते हैं कवक। यही कवक होते हैं, इन्हीं को कवक कहा जाता है या फंगस कहा जाता है। ठीक, कवक को सामान्य बोलचाल में की भाषा में फफूद कहते हैं, या इसे हम फफूद भी कहते हैं। कवक हो गया, फफूद हो गया, फंगस हो गया। ठीक, ये नम स्थान या रखी रोटी, डबल रोटी, अचार, फल, सब्जी, चमड़ा आदि पर सफ़ेद जालों जैसी संरचना बना लेते हैं। आपने देखा होगा जो चमड़े के जूते होते हैं, चमड़े के जूतों में भी आपने देखा होगा अगर बहुत दिनों तक वो चमड़े के जूते ना पहने जाएं तो क्या होता है? उसमें उसमें लग जाते हैं जाले। और कैसे होते हैं वो जाले? नहीं लगते, वो होते हैं सफ़ेद रंग के कुछ जाले जैसी संरचना दिखाई देती है। वही सफ़ेद रंग का जो आपको दिखता है वही होता है हमारा क्या? फफूंद। कुछ कवक जैसे, अब कवक के भी कई तरह के होते हैं कवक। देखिए कौन सा? एक तो राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस आदि खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये 3 ऐसे कवक हैं। ऐसे और भी कई सारे हैं, तो ये 3 और ऐसे और भी कई सारे कवक हैं जो खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। अब आते हैं जीवाणु पे, देखते हैं जीवाणु।
जीवाणु सर्वव्यापी है, यानी जीवाणु इस दुनिया में हर जगह पाया जाता है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए जीवाणु इस दुनिया में हर जगह पाया जाता है, या जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। हानिकारक जीवाणु भोज्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं, जिन्हें ग्रहण करने से निमोनिया, हैजा, पेचिस, पेट दर्द, उल्टी आदि बीमारियां हो जाती हैं। ऐसी और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो जीवाणु के कारण होती है। अब देखते हैं खमीर, या खमीर को हम क्या कहते हैं, यीस्ट, यीस्ट को ही खमीर कहते हैं। खमीर वायु में पाए जाने वाले एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं, जिन्हें वृद्धि के लिए नमी तथा उचित तापमान की आवश्यकता होती है। यीस्ट की क्रिया कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों पर होती है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो भोजन होते हैं उसमें कई तरह के घटक होते हैं जिसका हम सेवन करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज। ये सारे, इन सबको हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हमको पोषण मिलता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होता है। चावल, रोटी, हम ये सब जो खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो जो ब्रेड होता है इसमें भी मिलता है। ऐसे बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होते हैं, यीस्ट का असर उसी पे होता है, यही वो कह रहा है। चलिए, जिसे वह अल्कोहल में बदल देते हैं। ये यीस्ट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ को अल्कोहल में बदल देते हैं और पदार्थ में खट्टापन आ जाता है। यीस्ट का उपयोग हमारे लिए लाभदायक भी है। यीस्ट हमारे लिए लाभदायक है। यीस्ट से हम क्या करते हैं, यीस्ट का उपयोग करके ही हम डबल रोटी को फुलाते हैं। स्पंजी होता है ना ब्रेड, क्या होता है, वो दबने वाला होता है ना ब्रेड। वो कैसे बनता है, वो दबने वाला तभी हो जाता है, स्पंज जैसा तभी हो जाता है, क्योंकि वो ईस्ट का ही काम होता है। यीस्ट के द्वारा ही हम उसको ऐसा बना पाते हैं। ठीक है, कुछ खाद्य पदार्थों में थोड़ी सी मात्रा यीस्ट की डालकर 3-4 घंटे अगर रख दिया जाए तो फिर खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री तैयार हो जाती है। जैसे डबल रोटी बनाने में डबल रोटी स्पंजी हो जाती है, इस प्रकार जलेबी बनाने में भी यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यीस्ट का प्रयोग डबल रोटी, जलेबी, इन सबको बनाने में भी किया जाता है। अब आते हैं रोडेंट या कीट पतंगे, इनसे कैसे हानि होती है हमको, कैसे रोग ये बना फैलाते हैं। देखिए, लंबे समय तक बंद बर्तनों में रखे विभिन्न अनाज जैसे गेहूँ, चना, मटर आदि का अवलोकन करें। क्या देखते हैं हम, अनाज जो है हमारा, अनाज में कुछ जंतु जैसे घुन उसे खाकर नष्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा चना वना जब हम दुकान से खरीद के लाते हैं या कहीं कई दिनों तक रखा रहता है तो चने में छेद हो जाते हैं। चना हो गया, मटर हो गया, गेहूँ हो गया, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दानों में छेद मिलता है। वो कैसे होते हैं, घुन के कारण होते हैं। ठीक है, अनाजों को खुला छोड़ देने पर चूहे खा जाते हैं। अब आपने देखा होगा घरों में अनाज क्या होते हैं, अनाज जहाँ रहते हैं वहाँ पे चूहे अक्सर आके उसको खाते हैं। जैसे बोरी में कहीं अनाज रख देते हैं, 3-4 बोरी घर में कहीं कोने में रखा हुआ है, तो वहाँ चूहे जरूर आएंगे, बोरी को काटेंगे, अनाज को खाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी कीटों द्वारा खाकर नष्ट कर दी जाती हैं। जैसे गोभी कीट, बैगन छेदक कीट, ये सब क्या होते हैं, देखिए आपने देखा भी होगा, जब हम बैगन घर पे लाते हैं खरीद के, या आता है घर पे या कहीं से भी आता है, तो अक्सर बैगन में कीड़े मिलते हैं, बैगन के अंदर मिलते हैं। ये सब क्या है, ये सब कीट हमारे सब्जियों को नष्ट करते हैं, और अगर बाई चांस इनको पका के हम खा गए गलती से, तो ये हमारे शरीर में जाके रोग फैलाएंगे, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। तो इस प्रकार ये कीट पतंगे जो हैं, रोडेंट या चूहे हैं, ये रोगों को फैलाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं भोजन के परिरक्षण की विधियाँ। भोजन को संरक्षित करने की विधियाँ जो हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए, भोजन के परिरक्षण की विधियाँ, परिरक्षण की कई विधियाँ हैं। जैसे पहला, सुखाना, या इसी को कहते हैं निर्जलीकरण। देखिए, इसमें क्या होता है, यह साधारण एवं सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाना एक पुरानी तथा बहुत प्रचलित विधि है। आपने देखा होगा कि अचार वचार जब बनाते हैं तो आम को काटते हैं और उसके बाद उसको धूप में खूब अच्छे से सुखाते हैं। खटाई वटाई जब बनाना होता है, आपने अक्सर देखा होगा बहुत लोग घरों में अचार या खटाई बनाते हैं।
पापड़ हो गया, पापड़ बनाते हैं तो पापड़ को भी धूप में सुखाया जाता है। तो ये क्या है, पापड़ सुखाने के बाद बहुत दिनों तक उसको संरक्षित रखा जाता है। तो इसी विधि को हम कहते हैं सुखाना विधि या निर्जलीकरण विधि। इस विधि से सूर्य किरणों से प्राप्त ऊष्मा द्वारा भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है, यानी उसमें भोज्य पदार्थ में जो जल होते हैं, ठीक, जो नमी होती है उसको धूप के द्वारा हम सुखा के उस नमी को निकाल देते हैं भोजन से, जिससे इनमें उपस्थित जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है। वाष्पीकृत मतलब वाष्प बन के उस पदार्थ से बाहर निकल जाती है और सूक्ष्म जीव के वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। अब जैसे सूक्ष्म जीव कहाँ पैदा होंगे, जहाँ नमी होगी, ठीक है। तो जब उस पदार्थ में नमी, लगभग हम बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी निकाल देते हैं सूर्य में, धूप में सुखा के, तो उसमें बैक्टीरिया या जीवाणु जो है वो क्या है, जल्दी पनप नहीं पाएगा। तो उससे हमारा पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ है, वो कई दिनों तक संरक्षित हो जाएगा। आगे देखते हैं। धूप में अनाज, दालें, पापड़, आलू चिप्स, सेवई, आंवला, गोभी, मेथी, चना, आम आदि सुखाना निर्जलीकरण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम सुखा के, इसीलिए आपने देखा होगा कि धूप में कपड़ों को सुखाया जाता है, पापड़ हो गया, अनाज, कपड़ों को, अब कपड़ों को सुखाने का मतलब देखिए, कपड़े सुखाते हैं उसमें नमी होती है, अगर नमी युक्त कपड़ा हम कहीं रख देते हैं तो आपने देखा होगा वो भी सफ़ेद हो जाता है, उसमें क्या होता है, कवक या फफूंद लग जाते हैं। तो ऐसे ही अगर जहाँ भी नमी मिलेगी, नम जगह पे ही कीट, जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, ये सब धीरे धीरे वहीं पनप जाते हैं। विषाणु तो पनपते हैं, वो फिर जीव के द्वारा इधर उधर भेजे जाते हैं, कुछ संचारित होते हैं, ठीक है। तो कई तरह से रोग भी फैलते हैं। चलिए, तो ये हो गया। आजकल कृत्रिम विधियों द्वारा भी निर्जलीकरण किया जाता है। सब्जियों में मटर, गोभी को भी सुखाकर डिब्बों, थैलियों आदि में बंद करके रखा जाता है, जिन्हें गर्मियों में उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे उपयोग करते हैं, यहाँ पे जो मटर आपने देखा होगा, मटर ठंडी में छिलके वाला मिलता है, छीमी वाला जिसको बोलते हैं, जिसको हम छिलके उसके अंदर से मटर निकालते हैं। लेकिन जब ठंडी का सीज़न ख़त्म हो जाता है, ठंडी का महीना सब ख़त्म हो जाता है, मटर आने बंद हो जाते हैं बाज़ार में, तो भी मटर उपलब्ध रहता है गर्मियों के समय में भी। कैसे? क्योंकि वो संरक्षित मटर होते हैं, कृत्रिम विधियों द्वारा उनका निर्जलीकरण करके संरक्षित किया जाता है। बहुत सी विधियाँ हैं, ठंडा करके रखा जाता है, निर्जलीकरण करके रखा जाता है, और उसी को हम सफल मटर बोलते हैं, ठीक है। सफल मटर कह के हम बाज़ार में उसको खरीदते हैं और फिर उसका इस्तेमाल हम खाने में करते हैं, ठीक है। तो ये सारी विधियाँ हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, कुछ और भी जाने यहाँ। दूध का पाउडर बनाने के लिए दूध को निर्जलीकरण विधि से ही सुखाते हैं। दूध का पाउडर वाला देखा होगा आपने, दूध का डब्बा आता है जिसमें पाउडर युक्त दूध होता है, वो कैसे बनता है, निर्जलीकरण विधि से ही बनता है। देखिए, लोहे के बड़े बड़े बेलनाकार अत्यंत गर्म बर्तनों में दूध की पतली धार भेजी जाती है। ताप के कारण दूध में उपस्थित पानी वाष्पीकृत हो जाता है, दूध सूखकर पाउडर या चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और फिर उसी चूर्ण को हम डिब्बा बंद करके बाजार में दूध के रूप में, पाउडर वाला दूध के रूप में बेचते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, उबालना। उबालना इस विधि से हम कैसे करते हैं। देखिए, घरों में आपने देखा होगा कि जब दूध सुबह आता है तो घर वाले या हमारी माता जी हैं, वो क्या करती हैं, दूध को उबालती हैं, ठीक, उबाल देती हैं। उससे क्या होता है, दूध में जो बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया, वो गर्मी के कारण ऊष्मा पाके मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिससे फिर वो पनपते नहीं जल्दी। एक जब तक दूध गर्म रहेगा, ठीक, या उसके कुछ देर बाद तक भी वो जीवाणु जल्दी उसमें पनप नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही हम वस्तुओं को, या द्रव मात्रा में जो वस्तुएं हैं उनको उबाल कर गर्म करके हम कुछ समय तक उसका परिरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, उबालने की प्रक्रिया में अधिकतम तापमान के कारण कुछ हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए घरों में दूध को उपयोग के पूर्व उबाला जाता है। पीने के पानी को भी जीवाणु रहित करने के लिए ही उबाला जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो डॉक्टर कहते हैं कि पानी हमेशा उबाल के पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उबाले हुए पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जीवाणु होते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला देखते हैं।
ठंडा करना, ये भी एक विधि है। देखिए, इसके विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा भोजन का परिरक्षण आधुनिक विकसित उपकरणों द्वारा किया जाता है। पहला देखते हैं का हिमीभूत करना, या जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, जीवाणुओं से बचाने के लिए भोज्य पदार्थ को 18 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे के ताप पर सुरक्षित रखे जाते हैं। 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे फ्रिज है हमारा, फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में हम वस्तुओं को जब रख देते हैं तो वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान बना देता है, और जिससे हम कई दिनों तक अपने भोज्य पदार्थ को फ्रिज में संरक्षित रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रशीतन। इसमें देखिए क्या होता है, भोजन को ठंडे स्थान पर रखकर घरों में हरी सब्जियों, फलों को गीले कपड़े से ढककर तथा बनी हुई सब्जियों को ठंडे पानी में रखकर भोज्य पदार्थ का परिरक्षण किया जाता है। यानी ठंडे स्थान पर रख के किसी तरह से, चाहे हल्का वस्तु को ठंडा करके किसी भी तरह से हम रख सकते हैं कुछ समय तक। ठीक है, आजकल घरों में भोज्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए रेफ्रिजरेटर, या जिसे हम फ्रिज कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में भोजन को 7 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। कम तापक्रम सूक्ष्म जीव क्या, फफूंद और जीवाणु की वृद्धि को रोक देता है। जैसे कोई वस्तु जब गर्म हो जाती है तो वहाँ भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका पनपना रुक जाता है, उनकी पैदावार रुक जाती है। ऐसे ही जब उन्हें हम बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा का मतलब बहुत कम ताप पर ठंडा कर देते हैं, मतलब एकदम लगभग 7 डिग्री 10 डिग्री या बर्फ़ या 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठीक ठंडा कर देते हैं, तो उसमें वो सूक्ष्म जीव पनप ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उनके अनुकूल ताप होता ही नहीं। किसी जीव को जीने के लिए उसके अनुकूल वातावरण चाहिए, तो जब उसके अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है तो इसीलिए सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाते वहाँ पे। ठीक है, जिससे भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व खराब नहीं होते। इस प्रकार रेफ्रिजरेटर में भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों को कुछ समय तक सुरक्षित रखा जाता है। हिमीकरण से सुखाना, देखिए कस्टर्ड पाउडर, सूप तथा कॉफ़ी इसी विधि से संरक्षित किए जाते हैं। कॉफ़ी, आपने जो कॉफ़ी पिया जाता है वो कॉफ़ी कैसे, उनका संरक्षण ऐसे ही किया जाता है। देखिए अब आते हैं रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग। रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके भी जो परिरक्षण होता है या पदार्थों का संरक्षण होता है, कर सकते हैं। देखिए कैसे, कुछ रासायनिक पदार्थ भी सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं, जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सिरका आदि ऐसे ही रासायनिक पदार्थ हैं। अब देखिए सिरका आपने देखा होगा, घरों में लोग खाते हैं, सिरके में मिर्चा और बहुत सी चीज़ें उसमें पड़ी रहती हैं, लेकिन जो चीज़ें सिरके में पड़ी होती हैं वो चीज़ें ख़राब नहीं होती, आप कई सालों तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम कई सालों तक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नमक, शक्कर, खाद, तेल आदि का उपयोग भी भोज्य पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है, जैसे अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, टमाटर सॉस आदि। नमक व शक्कर का उपयोग सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से जल का निष्कासन कर देता है, जिससे सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। कच्चे आम, आंवला, नींबू, गोभी, गाजर आदि के अचार बनाने के लिए नमक, सिरके और तेल का उपयोग किया जाता है। ये तीनों भी सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। इसीलिए देखिए, अचार क्या होता है, अचार खट्टा होता है, नींबू और इन सब का जब आम वाम का अचार बनाते हैं तो उसमें एक एसिटिक एसिड डालते हैं, आपने सुना होगा। ठीक, तो वो जो एसिटिक एसिड पड़ता है ना, वो जीवाणुओं को उत्पन्न होने ही नहीं देता। ठीक है, इसीलिए अचार वचार आपने देखा होगा कि कई सालों तक लोग एक बार बनाते हैं तो बहुत लंबे समय तक उसको उसका इस्तेमाल करते हैं खाने में। ठीक है, ये भी एक तरीका है क्या, परिरक्षण का। अगला देखते हैं डिब्बा बंदी, या इसको कहते हैं कैनिंग या डिब्बा बंद सामान जिसको हम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए सफल मटर, जिसको जो हम इस्तेमाल करते हैं, या डब्बा बंद रसगुल्ला जो आता है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन्हीं सबको हम कहते हैं डिब्बा बंदी।
अनेक भोज्य पदार्थ जैसे मटर, अनानास आदि प्राकृतिक रूप से इस विधि से वायुरुद्ध डिब्बों में बंद कर संरक्षित किए जाते हैं। पाश्चुरीकरण, इस विधि का नाम हो सकता है आपने कहीं सुना हो। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या है? पाश्चुरीकरण का उदाहरण सबसे अच्छा है, जो पैकेट वाले दूध आते हैं उनको पाश्चुरीकरण विधि से ही पैक किया जाता है। इन्हीं विधि का इस्तेमाल करके हम दूध को उस पैकेट में पैक करते हैं और उसी पैकेट वाले दूध को हम बाजार से खरीद के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस विधि में दूध को पहले आधा घंटा 63 डिग्री यानी 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। उसके बाद तुरंत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद कर ठंडे स्थान पर या ठंडे स्थान में भंडारण कर लेते हैं। ठंडे स्थान में मतलब फ्रिज या फ्रीजर में। ठीक है, इस विधि से हम वो पैकेट वाला दूध कई दिनों तक चला सकते हैं। ठीक है, ये भी एक विधि है। भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के उपाय देखिए, गुणवत्ता हम भोजन की कैसे बना सकते हैं उसके उपाय देखिए। पहला, भोज्य पदार्थ को आवश्यकता से अधिक ना पकाएं। बहुत ज़्यादा पका देंगे तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे, या बहुत ज़्यादा पका दिए तो क्या होगा, खाना ही जल जाएगा हमारा, यानी वो फिर खाने योग्य ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। अधिक पकाने से भोजन के पोषक तत्व नष्ट होते हैं, जैसे दाल को देर तक पकाने से प्रोटीन नष्ट होने लगती है। कहते हैं ना, दाल में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सबसे अधिक का मतलब शाकाहारी भोजन के हिसाब से सबसे अधिक प्रोटीन दाल में पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत अधिक पका देंगे तो हमारा जो प्रोटीन है वो नष्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गेहूं के आटे की चोकर ना निकालें। गेहूं का आटा जब पिस के आता है या गेहूं को पिसा के जब हम घर लाते हैं तो उसको चाल के लोग क्या करते हैं, उसका चोकर निकाल देते हैं। जबकि चोकर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, उसमें विटामिन, फाइबर्स ये सब पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। उससे पेट हमारा बहुत बढ़िया रहता है, इसलिए चोकर को निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि चोकर में विटामिन्स पाए जाते हैं। मैदा गेहूं का छिलका अलग करके बनाते हैं, इसीलिए मैदे से बनी वस्तु नुकसानदायक होती है। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत लोग कहते हैं यार मैदे का बना है कैसे खाएं, नुकसानदायक है। तो कैसे होता है वो मैदा क्या होता है, वो उसमें से जो चोकर होता है, जो छिलके होते हैं वो निकाल दिया जाता है। तो वो मैदा क्या होगा, फिर नुकसानदायक ही होगा ना। बहुत चिकनाई वाली चीज़ हमेशा नुकसानदायक होती है। तो वो जो फाइबर्स होते हैं रेसे युक्त, वो जो गेहूं का चोकर होता है वो समझिए एक रेसे युक्त पदार्थ होता है जो हमारे पेट के लिए लाभदायक होता है, और उसमें विटामिन्स और ये फाइबर्स भी पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। विटामिन ए और सी ज़्यादा ताप पर नष्ट हो जाते हैं, अतः विटामिन ए और सी वाले पदार्थ जैसे नींबू, टमाटर, गाजर, आंवला, हरी मिर्च, पपीता आदि कच्चे खाने चाहिए। तो विटामिन ए और सी वाले जिन पदार्थों से विटामिन ए और सी मिलते हैं हमें, हमारे शरीर को, उन पदार्थों को हमें कच्चा ही खाना चाहिए। जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, गाजर हो गया, पपीता हो गया, ये सब हम जब कच्चा खाएंगे तो इससे हमें विटामिन ए और सी अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगे। अगर हम इन्हें गर्म कर देंगे तो इसमें से विटामिन सी और ए नष्ट हो जाएंगे, फिर इनको खाने का कोई लाभ नहीं रहेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। उबालने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। भोज्य पदार्थों को ढककर पकाना चाहिए, इससे ईंधन की बचत के साथ साथ पोषक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। भाप द्वारा भोजन पकाना पोषक तत्व को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। प्रेशर कुकर का उपयोग पोषक तत्व को बचाने के साथ साथ ऊर्जा की भी बचत करता है, इसीलिए हमें भोजन को क्या है, वो प्रेशर कुकर में बनाना चाहिए। उससे क्या होगा, जब हम प्रेशर कुकर में भोजन बनाएंगे तो वो भोजन जल्दी पक जाएगा। जल्दी पकने के साथ साथ उसके जो पोषक तत्व होंगे वो उसी के अंदर मौजूद रहेंगे, वो उस बर्तन से, कुकर से बाहर नहीं जाएंगे। तो इससे दोनों फायदे हैं हमारे। ठीक है, अगला देखते हैं। भोज्य सामग्री को साफ सूखे बर्तन डिब्बों में रखना चाहिए। विटामिन और खनिज सब्जियों के छिलकों में भी होते हैं, अतः यदि अति आवश्यक होने पर ही छिलका उतारकर पकाना चाहिए। यानी अगर बहुत ज़रूरी है, ऐसी सब्जी है कि बिना छिलका निकाले नहीं पकाया जा सकता,
तभी छिलका निकालना चाहिए, वरना छिलका नहीं निकालना चाहिए। छिलका युक्त भोजन, क्योंकि उसके छिलके में भी बहुत तरह के खनिज और विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। हमेशा याद रखिए, सब्जी को हमेशा काटने से पहले धोना चाहिए। काटने के बाद सब्जी को नहीं धोना चाहिए, उससे उसकी जो पौष्टिकता होती है वो नष्ट होने लगती है। सब्जियों को काट कर धोने से पोषक तत्व पानी में बह जाते हैं। इसी कारण सब्जी लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए। इससे लौह तत्व सब्जी में मिल जाते हैं, जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है। हीमोग्लोबिन जिसको आप लोग कहते हैं कि इनके शरीर, ऐसे आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि इनके शरीर में खून की कमी है, इनके शरीर में इतना पॉइंट खून है। तो इतना पॉइंट का मतलब वो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। ठीक। तो एक स्वस्थ आदमी के शरीर में कम से कम 10 पॉइंट से ऊपर ही खून होना चाहिए, या हीमोग्लोबिन होना चाहिए। 10 पॉइंट से ऊपर ही हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तभी उसका स्वास्थ्य या उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी कही जाएगी। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कुछ और भी जानते हैं यहाँ। बाजार में मिलने वाले तैयार खाद्य पदार्थ जैसे नूडल, पिज्ज़ा या फास्ट फूड जिसे कहते हैं, आज संरक्षित रखने के लिए मिलाए गए रासायनिक पदार्थ स्वयं के लिए हानिकारक होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अतः हमें रासायनिक पदार्थों से संरक्षित खाद्य पदार्थ का उपयोग कम से कम करना चाहिए। यानी संरक्षित तो हम रासायनिक मेथड से या रासायनिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पदार्थ को संरक्षित अगर हम करते हैं, ऐसे पदार्थ संरक्षित हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है। चलिए अब आते हैं खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोग। देखिए, खराब भोजन और दूषित जल से तो हमें पता है, इन दोनों से बहुत सारे रोग होते हैं, अलग अलग कई तरह के रोग होते हैं। जैसे देखिए, होते कैसे हैं, जल में हो गया या भोजन में हो गया, क्या मिलते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक। ये जीवाणु, कवक, ये सब जो होते हैं, यही हमारे भोज्य पदार्थ या पानी को दूषित करते हैं। देखिए, भोजन जीवाणु अथवा कवकों के द्वारा खराब हो जाता है। खराब होने की स्थिति में भोजन विषैला, दूषित तथा हानिकारक हो जाता है। दूषित भोजन ग्रहण करने से पाचन क्रिया ठीक नहीं रह हो पाती, और इससे विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। जीवाणु हमारे भोजन के साथ शरीर में प्रविष्ट हो जाते, यानी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और तरह के रोग उत्पन्न कर देते हैं। ऐसा भोजन खाने से कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः हैजा, क्षय रोग जिसको हम टीबी भी कहते हैं, या ट्यूबर क्लोसिस, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, रोहिणी रोग, डिप्थीरिया को रोहिणी रोग भी कहते हैं, आंत्रशोथ, सुजाक, पीलिया, प्लेग, कुकुर खांसी या इसको काली खांसी, कोढ़ तथा टिटनेस आदि, ये सब क्या है, आदि तरह के रोग हो सकते हैं। कवक हमारे भोजन, मुख्यतः मुरब्बे, अचार, रोटी, फल, अनाज आदि को खराब या नष्ट कर देते हैं। राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस आदि कवक हमारे भोजन को खराब करते हैं और शरीर में प्रविष्ट होकर कई रोग उत्पन्न करते हैं। कवक द्वारा उत्पन्न रोग मुख्य दाद है, यानी फंगस। ठीक। फंगस है। सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा भी हो जाता है। ठीक है। तो अक्सर अगर सर में या कहीं जहां आपको बाल चाहिए और उस जगह पे अगर दाद है, तो उसका इलाज तुरंत कराइए, क्योंकि हो सकता है अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो क्या होगा, आप गंजे हो जाएंगे। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। खराब भोजन के अलावा दूषित जल का प्रयोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। दूषित जल में भी अनेक विषाणु तथा जीवाणु होते हैं, जो शरीर में प्रविष्ट होकर रोग पैदा करते हैं। हैजा, टाइफाइड, पीलिया दूषित जल से होने वाले प्रमुख रोग हैं। अब आते हैं संचारी अथवा असंचारी रोग क्या होते हैं। देखिए, संचारी एवं असंचारी रोग, अब देखते हैं संचारी रोग किसे कहते हैं और असंचारी रोग किसे कहते हैं। संचारी रोग, हम सभी ये जानते हैं कि दूषित परिवेश में कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, जो किसी भी माध्यम या मक्खी, मच्छर, वायु, जल आदि, कोई माध्यम कोई भी हो सकता है। ठीक है।
द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं और कई तरह के रोग को जन्म देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह सभी रोग को सूक्ष्मजीव द्वारा, या वो सारे रोग कैसे होते हैं, सूक्ष्मजीव द्वारा होते हैं। और उनको पहुंचाता कौन है? कोई भी माध्यम हो सकता है, जैसे या तो मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, या जल हो गया, वायु हो गया, किसी भी माध्यम से पहुंच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह या एक जीव से दूसरी जीव के अंदर, तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं। उन्हें संचारी रोग कहते हैं, जैसे हैजा, चेचक, टीबी आदि। अब जैसे आज के समय में करंटली एकदम लेटेस्ट टाइम में क्या है, कोरोना वायरस, कोविड-19, ये क्या है, संचारी रोग है। ये छुआछूत इसीलिए कहा जा रहा है ना कि आप हाथ को सैनिटाइजर से धोइए, हमेशा हाथ धोते रहिए, मास्क को लगाइए। अगर आप अकेले के परिवेश में कहीं बैठे हैं तब तो ठीक है, आप रह सकते हैं, लेकिन अगर आप 3-4 लोगों के बीच में हैं तो आप कोशिश करिए कि आप मास्क लगा के रखिए, ठीक है? क्योंकि ये संचार किसके द्वारा हो रहा है? वायु के द्वारा। कोरोना वायरस को, कोविड-19 वायरस जो है वो हवा से भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है, ठीक है? तो ये संचारी रोग है। कोरोना वायरस कैसा है? संचारी रोग है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं असंचारी रोग। देखिए असंचारी रोग, कुछ रोग शरीर में किसी न किसी कमी या खराबी के कारण हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम की कमी के कारण जोड़ों में दर्द की समस्या होती है। शरीर में खून की कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है। ये रोग छुआछूत से एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। कैसे फैलते हैं? उन्हीं के शरीर में कुछ कमी थी, जैसे खून की कमी हो गई तो आपको एनीमिया हो जाएगा। कैल्शियम की कमी है तो हड्डियों का विकास नहीं होगा, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, ठीक है, हड्डियां कमज़ोर रहेंगी, ठीक। ये सब क्या है? ये बीमारी है, लेकिन असंचारी है। इन्हें असंचारी रोग कहते हैं। अतः ऐसे रोगों को छुआछूत या किसी भी माध्यम, वायु जल से, वायु या जल माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठीक, से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते। उन्हें असंचारी रोग कहते हैं। जैसे एलर्जी, उच्च रक्तचाप, या जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, कैंसर, डायबिटीज़, ठीक है, आदि। देखिए अब आते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। संचारी रोग ही संक्रामक रोग होते हैं, तो संचारी रोग को ही हम संक्रामक रोग कहते हैं। सभी संक्रामक रोग रोगाणुओं या जीवाणुओं द्वारा स्वस्थ शरीर में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप ही होते हैं, ठीक। यानी कोई स्वस्थ शरीर है और उस स्वस्थ शरीर में जब कोई रोगाणु या कोई हानिकारक जीवाणु जब घुसेगा, तभी वो बीमार होगा, यानी वो संक्रामक रोग का रूप लेंगे, ठीक है। ये रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार प्रवेश करते हैं, अर्थात इनका संक्रमण किसी भी प्रकार होता है। संक्रामक रोग वायु, जल, प्रत्यक्ष संपर्क तथा रक्त के माध्यम से फैलते हैं। अब देखिए नीचे एक तालिका दी है, एक टेबल बना है, इसमें बहुत सारे रोगों के नाम दिए हैं। जैसे यहाँ रोगों का नाम दिया है, संक्रामक रोग, यहाँ किस रोगाणु के कारण होता है ये बताया गया है, माध्यम क्या है फैलने का, रोगों के लक्षण क्या होते हैं और उनसे बचाव के उपाय, ये सारे दिए गए हैं। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं जुकाम, जो सर्दी जुकाम होता है, कैसे होता है? राइनो वायरस के कारण सर्दी जुकाम होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष संपर्क, जैसे आपके सामने कोई खड़ा है, आपके सामने उसने कई बार छींका और उसी हाथ से अपने नाक को पोंछा, फिर आपसे हाथ मिलाया, आपको गले लगाया, तो ये क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क इसको बोलते हैं। तो लक्षण क्या होते हैं? आँख से पानी गिरना, नाक से तरल पदार्थ निकलना, ये सब लक्षण हैं। बचाव क्या है? जल की कमी से बचना चाहिए। इसमें बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? निर्जलीकरण आपके शरीर का नहीं होना चाहिए, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है? अगर आपके शरीर में जल की कमी हो गई तो आप और बीमार हो जाएँगे। फिर आपको दवा और अच्छे से और ज़्यादा बेहतर कराना पड़ेगा। बहुत हार्ड दवा करानी पड़ेगी। निर्जलीकरण से हमेशा बचना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, आपको दस्त होता है या और कोई बीमारी होती है तो कहते हैं लोग पानी पीते रहना चाहिए। चाहे पानी का स्वाद अच्छा लगे या ना लगे, पानी पीते रहना चाहिए। या WHO ओआरएस, जो ओआरएस का घोल आता है, ठीक? इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं, उसको पानी में मिला के पीते रहना चाहिए, ठीक? नमक, चीनी और पानी, इन तीनों की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए, यानी बैलेंस मात्रा में, संतुलित मात्रा में शरीर में इसको लेते रहना चाहिए।
चलिए अगला देखते हैं, चेचक। चेचक कैसे होता है? इसके लिए जो वायरस है इसका नाम है बेरियोला वायरस। कैसे होता है? वायु के द्वारा संचार होता है इसका। लक्षण क्या है? सिर व कमर में दर्द, शरीर पर लाल रंग के दाने निकलना, तेज बुखार। आपने देखा होगा चेचक जिसको कहते हैं माता जी निकलती हैं, ठीक, तो वो क्या होता है? लाल रंग के दाने निकलते हैं, ठीक, उसी को चेचक कहते हैं। क्या होता है? शरीर कमर में बहुत दर्द होता है, बुखार होने लगता है, तेज बुखार होता है, ठीक है, ये लक्षण है इसके। चेचक का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। रोगी को अलग रखना चाहिए। रोगी के बिस्तर पर नीम की पत्तियां रखनी चाहिए। नीम क्या है? एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक, इसलिए नीम की पत्तियां बिछा के उसके ऊपर रोगी को हम सुलाते हैं। अगला देखते हैं, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा कैसे फैलता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से। कैसे? वायु के द्वारा संचारित होता है एक जगह से दूसरी जगह। लक्षण क्या है? कफ, चक्कर आना, ठंड के साथ बुखार, त्वचा का नीला पड़ना, मांसपेशियों में दर्द और सांस फूलना। बचाव, ठंड व बासी खाने से परहेज करना चाहिए। गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए, यानी जिससे इम्यूनिटी पावर, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी पावर, ठीक, सहन शक्ति, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए। अगला देखते हैं, पोलियो। पोलियो, इसके वायरस का नाम तो सबसे आसान है, पोलियो वायरस। पोलियो रोग का नाम है और पोलियो वायरस। ऐसे इन्फ्लुएंजा है तो इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। कैसे होता है? भोजन के द्वारा, जल द्वारा या मक्खियाँ इसकी वाहक होती हैं, ठीक है। लक्षण, जुकाम, सिर दर्द, कमर दर्द, हड्डियों एवं जोड़ में दर्द, अंग का घात। अंग घात जैसे किसी का पैर कमज़ोर हो जाता है, हाथ कमज़ोर हो जाते हैं, ये पोलियो होता है, कहते हैं इसी को। पोलियो वायरस के कारण ही होता है। बचाओ, पोलियो का टीका अवश्य लगवाएं। टीका का मतलब पोलियो का जो ड्रॉप पिलाया जाता है, पोलियो टीकाकरण उसी को बोलते हैं। टीका का मतलब हमेशा सुई लगवाना नहीं होता, ठीक है। टीका का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से, जैसे आप पोलियो का क्या है, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। तो पोलियो का टीका हमेशा पीना चाहिए। बच्चों को, 5 साल से कम के उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक देना ही देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 5 साल की से कम के बच्चों में ये संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। एक बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 5 साल से ऊपर के, तो फिर उनके अंदर ये संभावना बहुत रेयर केस में वैसे होती ही नहीं, ठीक है, ना के बराबर कहा जाता है। चलिए, और क्या, रोगी के मल को खुले में ना छोड़ें, नहीं तो इससे भी पोलियो के वायरस दूर तक फैल सकते हैं। इसीलिए रोगी के मल को नहीं रखना चाहिए खुले में। अगला देखते हैं, मलेरिया। प्लाज्मोडियम मादा मच्छर, ठीक, क्या होता है? एनाफ्लीज। ये मच्छर के द्वारा फैलता है, ठीक है। कैसे? रक्त द्वारा। एक मच्छर क्या करता है, वो एक जगह से रक्त निकालता है, अपने पेट में भरता है और दूसरे आदमी को जाके फिर काटता है, तो उसके पेट से वो वायरस निकल के दूसरे आदमी के खून में मिल जाता है और ऐसे ही मलेरिया फैलता है। क्या होता है इसके अंदर लक्षण? तीव्र ज्वर, सिर दर्द, बदन दर्द, कपकपी लगना। मलेरिया में यही होता है, बुखार होता है जोर का, कपकपी लगती है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है। बचाव क्या करेंगे? हमेशा हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और कीटनाशक का छिड़काव भी करना चाहिए। अगला देखते हैं, डेंगू। डेंगू या इसी को क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। कैसे होता है? डेंगू वायरस। वाहक कौन होता है इसका? वाहक होता है एंडीज एजिप्टी मच्छर। यानी ये मच्छर डेंगू वायरस को अपने पेट में भरते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाके दूसरे आदमी को काट लेते हैं और फिर वो उनके पेट से वायरस निकल के उस आदमी के शरीर में चला जाता है। तो डेंगू वायरस ऐसे ही फैलता है और उससे डेंगू रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है? प्लेटीलेट की मात्रा कम होने लगती है, ठीक है। उससे जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, तेज बुखार होता है, ठीक है। तो रक्त के द्वारा होता है ये। लक्षण क्या है? ठंड लगने के बाद तेज बुखार होता है 5 से 7 दिन तक। सिर, मांसपेशियां एवं जोड़ों में दर्द होता है। चेहरे, गर्दन और छाती पर गुलाबी रंग के चकत्ते बनने लगते हैं, ठीक है। ये लक्षण हैं। फिर बचाव कैसे करेंगे? ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ढका रहे, यानी फुल बाही वाले एकदम ढके हुए कपड़े पहनना चाहिए जिससे शरीर पूरा ढका हो। मच्छरदानी का प्रयोग तो करना ही करना चाहिए मच्छरों से बचाव के लिए। घरों में बर्तनों एवं कूलरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, ताकि क्या होगा, पानी जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ मच्छर पनपते हैं, तो मच्छर को पनपने नहीं देना है आसपास।
खून की जांच तुरंत करवाना चाहिए, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, कोई भी रोग हो, आप इतना जानिए, आपको कोई भी रोग होता है तो आप चिकित्सक से तुरंत संपर्क करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है। अगला देखते हैं चिकनगुनिया आर्बो वायरस। कौन सा वायरस होता है ये? आर्बो वायरस। वाहक एंडीज इजिप्टी मच्छर। इसके चिकनगुनिया का भी वाहक कौन होता है? एंडीज इजिप्टी मच्छर। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों के जो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला होता है वो होता है एंडीज या एडीज इजिप्टी मच्छर। रक्त के द्वारा ही होता है, क्योंकि मच्छर खून ही चूसता है और उस चूसे हुए खून को दूसरी जगह फिर खून चूसने जाता है और वो वायरस दूसरी जगह छोड़ के चला आता है। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं? इसमें भी ठंड लगता है, बुखार होता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, त्वचा पर लाल दाने या चकत्ते और कमजोरी महसूस होती है। बचाव: तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए, चाय, कॉफ़ी, चटपटा तैलीय भोजन पदार्थों का सेवन से बचना चाहिए। खून की जांच कराएं, मच्छरदानी का प्रयोग तो करना ही करना चाहिए और चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। अगला देखते हैं पेचिस। पेचिस एंट अमीबा हिलोस्टिका अमीबा। ठीक है, क्या होता है? बैसिलस जीवाणु। ये एंट अमीबा बैसिलस जीवाणु। ठीक है, कैसे होता है? भोजन जल द्वारा। वाहक कौन होता है इसकी? मक्खियां वाहक होती हैं। पाचन तंत्र संबंधी रोग: बार बार दस्त होना, पेट में ऐंठन, तरल मल का निकलना, यानी दस्त होता है। पेचिस में बहुत पतला दस्त होता है, तरल पदार्थ ज़्यादा निकलते हैं, पेट में दर्द बहुत जोर का होता है, ऐंठने वाला एकदम। ठीक है, ये लक्षण है इसके। तो इसमें क्या करते हैं बचाव के लिए? पानी उबाल कर पीना चाहिए ताकि कोई जीवाणु हमारे पेट में ना जाए। भोजन पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए और हमेशा ताज़े भोजन को खाना चाहिए, ताज़े गर्म पदार्थ या गर्म भोजन को सेवन करना चाहिए। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। खुले भोज्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, एकदम ताज़ा पका हुआ तुरंत का पका हुआ खाना आप तुरंत खाइए, खुले में रख के उसको कुछ देर बाद नहीं खाना चाहिए। अगला देखते हैं प्लेग। प्लेग पाश्यूरेला पेस्टिस जीवाणु। कौन सा वायरस है ये? पाश्यूरेला पेस्टिस जीवाणु। तो इसके द्वारा प्लेग फैलता है। तो पा से प्लेग, पा से पाश्यूरेला पेस्टिस, ऐसे याद कर लेंगे। पा से प्लेग, पा से पाश्यूरेला पेस्टिस। ठीक, कैसे फैलता है? पिस्सुओं और चूहों के माध्यम से ये फैलता है। लक्षण: अति तीव्र बुखार होता है, ज्वर मतलब बुखार, आंखें लाल हो जाना, अंदर धंस जाती हैं आंखें, ऐसे धसी हुई लगती हैं, आँखों में गिल्टियाँ निकल आना, ये भी लक्षण हैं। लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज कराना चाहिए, चूहों को समाप्त करना चाहिए, घर घर में चूहों को भगा के रखना चाहिए। ठीक है, प्लेग का टीका लगवाना चाहिए और चिकित्सक से तो तुरंत संपर्क करना चाहिए अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण पता चलते हैं। अतिसार या इसको डायरिया भी कहते हैं। इसके जीवाणु का नाम होता है डायरिया जीवाणु। दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है ये। इसके लक्षण हैं निरंतर दस्त होना, मल के साथ रक्त का स्राव, जल की कमी, पतले मल का स्राव। बचाव क्या है? साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए, पानी, चीनी, नमक का घोल देना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण शरीर में ना होने पाए। चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए। फिर आते हैं हैजा। विब्रियो कालेरी जीवाणु। क्या है? विब्रियो कालेरी जीवाणु दूषित जल से फैलता है। सफ़ेद पतले दस्त का होना, शारीरिक दुर्बलता, शरीर में ऐंठन, आंखों के नीचे काले नीले धब्बे पड़ना। बचाव क्या करेंगे? पुदीने का रस देना चाहिए, नमक चीनी का घोल देना चाहिए, प्याज का अर्क देना चाहिए, हैजे के टीके लगवाने चाहिए। यानी टीका तो हर चीज़ का हमको लगवाना ही चाहिए, यही बचाव का सबसे अच्छा साधन है। जापानी मस्तिष्क ज्वर या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। जापानी मस्तिष्क ज्वर को क्या कहते हैं? एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। कैसे होता है? विषाणु जीवाणु कवक स्पाइरोकिट्स, ये जीवाणु हैं, जीवाणु या वायरस हैं जिनके द्वारा ये होता है। कैसे? मच्छर और पानी के द्वारा फैलता है, ये वाहक हैं इसके। तेज बुखार का होना, सिर दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन, मुंह से झाग का निकलना,
झटका आना, ठीक है, ये सब इसके लक्षण होते हैं। बचाव क्या करेंगे? मच्छरदानी का तो प्रयोग करना ही करना है। सबसे अच्छी चीज़ है, मच्छरदानी हमेशा लगा के ही सोना चाहिए। मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, यानी इसमें करना क्या है? मच्छर से तो बिल्कुल बचना है। उसके बाद चाहे कीटनाशक का प्रयोग करके मच्छर भगाइए, चाहे मच्छरदानी का प्रयोग करके सोइए, ठीक है? मच्छर को भगाना है बस, मच्छर आपको काटने ना पाए, ठीक है? क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें। बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए और टीकाकरण भी कराना चाहिए। तो ये तो कई सारे रोग थे। कैसे फैलते हैं, किस वायरस से फैलते हैं, क्या लक्षण हैं इसके, और बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें थी। अब देखते हैं आगे। संक्रामक रोग से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है संबंधित रोगाणुओं को नष्ट करना। यानी अगर रोगाणु नष्ट हो जाएंगे तो हम उस संक्रामक रोग से बच जाएंगे। यानी जड़ खत्म तो कारण खत्म, बीमारी खत्म, ठीक है? यही होता है। रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को निसंक्रमण कहते हैं। निसंक्रमण में प्रयुक्त पदार्थों को निसंक्रमण पदार्थ कहते हैं, जैसे फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, चूना, डीडीटी, क्लोरीन आदि। इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य विधियों जैसे जलाना, वाष्प या भाप, सूखी गर्म हवा, उबालना द्वारा भी रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। तो ये सारे तरीके को अपना के हम रोगाणुओं से अपना बचाव कर सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं हम महामारी। महामारी किसको कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमने ऊपर कुछ संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा और समझा कि संक्रामक रोग वायु, जल या संपर्क द्वारा रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। यदि संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने शहर से किसी दूसरे शहर या दूसरे शहर में चला जाए, जैसे क्या आपने सुना होगा कोरोना वायरस कैसे फैला? यही है कि चाइना में से ये उत्पन्न हुआ, और चाइना के लोग या वहाँ गए हुए लोग जब दूसरे दूसरे देशों में पहुँचे, तो उन्होंने अपने देश में भी उस वायरस को अपने साथ लेके गए और वहाँ भी फैला दिया। तो वही चीज़ यहाँ भी कहा जा रहा है। यदि रोगी व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाता है और वह अपने साथ रोगाणु को भी ले जाता है, जो वायु, जल, भोजन, जन संपर्क के माध्यम से स्वस्थ व्यक्तियों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार इस तरह के संक्रामक रोग का प्रसार क्षेत्र बढ़ जाता है। यानी क्या हुआ, अभी तक सिर्फ चाइना के अंदर था, अब कई देशों में पहुंच गया वो, यानी प्रसार क्षेत्र उस वायरस का बढ़ गया। यदि समय रहते बचाव के उपाय उपाय नहीं किए जाते तो स्थिति अत्यंत भयावह रूप ले लेती है, जैसे कोविड 19 वायरस ने रूप ले लिया। भयावह, एकदम भयानक रूप ले लिया। इस दुनिया में पता नहीं कितने लोग मर चुके हैं, ठीक है, कितने लोग अभी भी बीमार हैं। ये क्या है? कोरोना वायरस। ये महामारी का ही रूप है। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? महामारी कहते हैं, ठीक है? महामारी में बहुत से लोग की मृत्यु हो जाती है। महामारी रोग के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। आइए ऐसे कुछ संक्रामक रोगों के बारे में जानें जो महामारी के रूप में सामने आई। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 2020 में जो कोरोना वायरस आया था, वो अभी तक का सबसे लेटेस्ट महामारी है। इसके पहले भी बहुत सारी महामारियां आई हैं, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो कोरोना वायरस सबसे लेटेस्ट महामारी है, सबसे जल्दी की महामारी है जो 2020 में आई है। और अभी भी हम 2021 लग गया है और फिर भी हम उससे बचाव के चीज़ें खोज ही रहे हैं। उससे उसकी वैक्सीन बना रहे हैं, उसका टीका लगवा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, बचाव कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि कोरोना वायरस अभी एकदम ख़त्म नहीं हुआ है। उससे अभी एकदम बचाव का पूरा साधन नहीं मिला है हमें, ठीक है? इसलिए बचाव बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हाँ, कोरोना वायरस से पहले जो महामारियाँ थीं, उसको देखते हैं। प्लेग सबसे पुरानी महामारी में से एक है। इस महामारी से भारत में लाखों लोग मारे गए थे। यानी कोरोना वायरस से पहले जो महामारी थी, वो एक प्लेग थी, ठीक? प्लेग महामारी थी, जिससे भारत में लाखों लोग मारे गए थे। भारत में 2009 और 2010 में H1N1 इन्फ्लुएंजा का सबसे बुरा प्रकोप आया था, जब बीमारी से 2700 से ज़्यादा लोग मरे थे और करीब 50,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। यानी 2009 और 10 में ये सबसे ज़्यादा संख्या थी, लेकिन आज आज के समय में कोरोना वायरस ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। भारत में बहुत से लोग मर चुके हैं, हज़ारों लोग, 10,000 से 8,000 से ऊपर के लोग मर चुके हैं और लाखों लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, ठीक? तो उससे बड़ी महामारी है ये कोरोना, ठीक है? H1N1 इन्फ्लुएंजा से
बड़ी महामारी है कौन सी? कोविड-19 या कोरोना वायरस। स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाने वाला H1N1 इन्फ्लुएंजा एक बेहद संक्रामक रोग है जो बहुत तेज़ी से फैलता है। सन 2009 में विश्व संगठन ने इसे महामारी घोषित किया था और अभी जल्दी में ही कोरोना वायरस या कोविड-19 को जो हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसे महामारी घोषित किया है 2020 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। देखते हैं, हमने सीखा भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा एवं सुरक्षित रखने की विधियों को परिरक्षण कहते हैं। यानी जो भोज्य पदार्थ हम कुछ दिनों तक संरक्षित रख सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? परिरक्षण। उन्हीं विधियों को हम परिरक्षण विधियां कहते हैं। अगला देखते हैं, भोज्य पदार्थों के सड़ने तथा खराब होने के मुख्य कारण हानिकारक कवक और सूक्ष्मजीव या कीट पतंगे आदि हैं। यानी सूक्ष्मजीव कीट पतंगे जो भी हैं उनसे जिनसे हमारे भोजन खराब होते हैं, ये सारे कारण हैं हमारे भोज्य पदार्थों को खराब करने के। कवक को सामान्य बोलचाल की भाषा में फफूंद कहते हैं या इसी को इंग्लिश में हम फंगस कहते हैं। चेचक पोलियो कैसे हैं? विषाणु जनित रोग हैं। यानी चेचक और पोलियो क्या है? वायरस युक्त। पोलियो का वायरस होता है ना, वैसे चेचक के भी वायरस होते हैं और ये रोग विषाणु से उत्पन्न होते हैं। विषाणु यानी वायरस, तो ऐसे याद कर लेंगे, विषाणु यानी वी से विषाणु, वी से वायरस। ठीक है। हैजा पेचिस प्लेग ये क्या है? बैक्टीरिया या जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से या बैक्टीरिया से उत्पन्न होते हैं। हैजा टीबी चेचक संचारी रोग हैं। उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं, कैंसर, डायबिटीज आदि असंचारी रोग हैं। संचारी रोग को संक्रामक रोग भी कहते हैं। संक्रामक रोग के रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को निःसंकरण कहते हैं। चलिए, तो ये भी आपका समाप्त हो गया। अब आपके इस पाठ के अभ्यास प्रश्न शुरू हो गए। तो इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आप हल करेंगे, सारे अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न में तो हमें सही विकल्प चुन के उस पर सही का निशान लगाना है। दूसरे प्रश्न में हमें क्या करना है? जो कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तीसरे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में हमें क्या करना है? जो जिसका संबंध जिससे है उन दोनों स्तंभों में हर शब्द को दूसरे से मिलाना है। पांचवें में हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये पाठ आपका समाप्त हो गया। इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे, कोशिश करिएगा हल करने की। आसान है पाठ, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं चीज़ों को जो आपको समझ में नहीं आया, या आप वीडियो को दोबारा एक बार सुनेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये पाठ समाप्त हो गया। अब अगला पाठ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।